हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? आई होप कि यू आर डूइंग ऑल वेल एंड आई एम योगेश वर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस पॉइंट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जो आज की आपकी क्लास है वो 33rd क्लास है और आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। ठीक है, हम वन बाय वन सभी रेगुलेटिंग एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि उसका जो बनने की जो प्रक्रिया कब से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई और कैसे वो कब बन के पूरा हो गया। ठीक है, मतलब जो ओवरऑल जो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं नॉर्मली। तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएँ और फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो आपका एग्ज़ाम है वो फरवरी के मंथ में होगा। काफ़ी सारे बच्चों का भी कमेंट भी आते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम आपका 10 फरवरी के बाद और 20 फरवरी से पहले कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम इतना याद रखना कि जो एग्ज़ाम आपका फरवरी के मंथ में होगा, इससे पहले एग्ज़ाम होने की कोई भी उम्मीद मत रखना। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम आपका फरवरी के मंथ में है और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लासेस भी आपको अच्छी लग रही होंगी। ठीक है ना, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो क्लासेस के रिगार्डिंग अपने फीडबैक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेंट स्टेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे फिर भी कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और कुछ जुड़ जाएंगे बाद में। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा। देखो गाइस, हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को 2 फेजेस में पढ़ेंगे। ठीक है, और अब जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके मन में एक बार फिर से क्वेश्चन आ गया होगा कि आज फिर सर से जो क्लासेस है वो इंग्लिश में ले आए। देखो मैंने आपको कल भी बोला था जो क्वेश्चन बैंक मैं करवाऊंगा वो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवा दूंगा और जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ पे मैं क्लास जो टॉपिक वाइज जो क्लास करेंगे जहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा वहाँ पे मैं आपको हिंदी भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता, जहाँ पे सिर्फ मैं इंग्लिश में ही करा सकता हूँ, वो क्लासेस आपकी जो कंटेंट है वो आपका इंग्लिश में होगा। और ये जो इंग्लिश है वो इतनी टफ भी नहीं है। ठीक है, नॉर्मली इंग्लिश है जिसको आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो और अगर आप ध्यान से सुनोगे, हर चीज़ को ध्यान से समझोगे तो इतना मुश्किल आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट को हम 2 फेजेस में पढ़ेंगे। एक आपका फेज़ 1 है, एक फेज़ 2 है। ठीक है, फेज़ 1 आपका 1773 से 1858 में और जो 2 है वो आपका 1858 से 1947 में। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं फेज़ 1 से। तो हमें फेज़ 1 में पढ़ना आपका 1773 से 1858 के बीच में। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट की जो कि आपका 1773 में आया था। वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट की नींव रखी गई। ठीक है, इसको माना जाता है कि ये यहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो नींव है वो रखी गई। ठीक है, क्योंकि जो नियम और जो कानून यहाँ पे बनने लगे थे उन्हीं को भारत के संविधान में कुछ हद तक लिया गया। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो नियंत्रण जो अधिनियम था 1773 का वो आया। उसके दौरान क्या था, जो बाय दिस एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उनको डेजिग्नेटेड किया गया एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, जो आपके गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनका जो नाम है या फिर उनकी जो पोस्ट का जो नाम है वो रखा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, वो थे सबसे पहले आपके वारेन हेस्टिंग्स। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सीरियल वाइज जो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक जो अब तक की जो आपकी पोस्ट है वो उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले थी गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर ये चेंज होने के बाद ये बन गई आपकी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वारेन हेस्टिंग ये पहले थे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो वो थे आपके वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो पोस्ट बनी वो बनी थी आपकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो वो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अगर बात आई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वो थे आपके वारेन हेस्टिंग्स और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात आई तो वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब बेंटिंग के बाद जो नेक्स्ट एक एक्ट आया उसमें क्या था, वायसरॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट को रखा गया। ठीक है, तो उसमें जो ये पोस्ट है उसका नाम रखा गया वायसरॉय ऑफ इंडिया और जो फर्स्ट जो वायसरॉय थे इंडिया के वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है। इसके बाद वायसरॉय ऑफ इंडिया के बाद जो नेक्स्ट पोस्ट बनी वो बनी आपकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, देखो वो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अगर बात आई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की तब आपको क्या करना है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात आई तो वो आपका वारेन हेस्टिंग, लेकिन ये है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट जो पोस्ट बनी वो आपकी बनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि एट प्रेजेंट में भी आपके सामने मौजूद है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो पोस्ट बनी वो थी आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि आपके वर्तमान में भी मौजूद है। ठीक है, एट प्रेजेंट ये अवेलेबल है। तो ये था इन सीरियल वाइज सभी पोस्टों के नाम जो कि आपके अलग अलग चार्टर एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट से, मतलब वहाँ से इनको डेजिग्नेशंस क्या चेंज होती रही। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ आया है तो एक बार लिख दीजिए कि सब क्लियर है और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
चलो ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। तो आगे मैं बात करता हूँ, तो बाय दिस एक्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता, जैसे ये एक्ट इंडिया के अंदर आया और लागू हुआ, उसमें क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता है वो एस्टेब्लिश किया गया 1774 में, ठीक है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तुरंत एक साल बाद, यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के बिल्कुल एक साल बाद, जो कोलकाता का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता, उसको एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। इसके बाद दिस एक्ट प्रोहिबिटेड प्राइवेट गिफ्ट एंड प्राइस फॉर द कंपनी एम्प्लॉयज़, जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे उन पे रोक लगा दी गई किस चीज़ की, जो प्राइवेट गिफ्ट लेते थे, मतलब जो गिफ्ट के बदले काम करते थे उन पे, और ब्राइब, ठीक है, रिश्वत के ऊपर, इनके ऊपर क्या है, रोक लगा दी गई, ठीक है। देखो इस तरह का कानून भी आपको अब भी देखने को मिलता होगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अब भी मौजूद है, ठीक है। उस टाइम पे वो बंगाल के थे और बंगाल के पास क्या है, कोलकाता, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट जो एस्टेब्लिश किया गया था वो कोलकाता के अंदर किया गया था, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं अब भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो इसमें क्या है, इस एक्ट के बाद जो ड्यूअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था उसका जो एंड है वो आ गया, ठीक है। एंड ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम था वो ख़त्म हो गई। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो आपका एक पेज क्लियर नहीं हो पाया, इस पेज का मैं आपको एक जो चार्टर एक्ट था 1793 में आया था, इसका मैं आपको जो PDF फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँ, आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 की, ठीक है। जो चार्टर एक्ट आया था 1853 में, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बाय दिस एक्ट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। जो ILC है, मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इंडिया की, उसकी स्थापना की गई। एंड दिस काउंसिल एट दैट टाइम वर्क एज द मिनी पार्लियामेंट, जो कि टोटल मेंबर हैं 6, ठीक है। और ये जो आपकी इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ये आज भी काम करी है किसमें, एज द मिनी पार्लियामेंट के रूप में। और जो टोटल जो मेंबर्स मतलब सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, 6 है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फेज़ 2 की, ठीक है। फेज़ 2 में सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो आया आपका 1858 में। 1857 के विद्रोह के बाद एक एक्ट आया 1858, वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। देखो अब तक चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, लेकिन पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से एक एक्ट आया, वो था आपका 1858 में आया था। क्या था उसमें, था कि कंपनी टू क्राउन, ठीक है, मतलब जो कंपनी के लिए, जो ताजपोशी के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के वर्क रहे, उसके बारे में यहाँ पे कुछ देखने को मिला था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट रूल इन इंडिया विद द टैगलाइन, जो भारत के अंदर एक सीधे तौर पे शासन की जो नींव रखी गई वो इस एक्ट के साथ रखी गई, वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। इसमें क्या था, एक टैगलाइन थी, और वो जो टैगलाइन थी वो थी एन एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की अच्छी सरकार के लिए एक अधिनियम, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आ भी जाता कि एन एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये किस एक्ट की टैगलाइन थी, तो वो थी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। इसके बाद बाय दिस एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ओके। जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो उनकी डेजिग्नेशन अब चेंज हो गई, और वो डेजिग्नेशन अब क्या बन गई, वो आपकी बन गई वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो पहले जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, या फिर जो लास्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो दोनों थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। मतलब लॉर्ड कैनिंग जिस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उसी समय ये एक्ट आया और उन्हीं को फर्स्ट वाइसरॉय के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाइसरॉय और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, वो दोनों थे आपके लॉर्ड कैनिंग, ओके। बाय दिस एक्ट ए न्यू ऑफिस एस्टेब्लिश्ड, एक जो नई ऑफिस है, एक नया जो कार्यालय है, उसकी स्थापना यहाँ पे की गई इस एक्ट के बाद। वो थे आपका सेक्रेटरी टू द स्टेट, मतलब जो आपका राज्य सचिव है उसकी यहाँ पे एक ऑफिस बनाई गई इस एक्ट के बाद। और जो कैबिनेट है, जो कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर्स हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर्स थे उनको राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। इसके बाद फॉर द एडवाइस ऑफ सेक्रेटरी देयर वाज 15 मेंबर्स एडवाइजर्स काउंसिल। अब अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो आपके कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर थे वो यहाँ पे आके राज्य सचिव का काम करने लगे, मतलब सेक्रेटरी टू द स्टेट। अब जो सेक्रेटरी टू द स्टेट के उनको एडवाइस सलाह देने के लिए 15 सदस्यों की एक टीम बनाई गई, जो थी आपकी एडवाइजर काउंसिल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब जो भारत के अंदर जो इंडियन जो काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर आया, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बाय दिस एक्ट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल मिनिमम 6 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 10 मेंबर्स,
जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें मिनिमम तो 6 सदस्य मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि जो इंडियन की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके मिनिमम 6 मेंबर हो सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे मैक्सिमम की भी बात की गई, मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते थे और 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर होते। ठीक है, 3 जो आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर होने थे उसमें एक था आपका महाराजा ऑफ पटियाला, एक थे आपके राजा ऑफ बनारस एंड एक थे आपके सिर दिनकर राव। ठीक है, ये 3 आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। ठीक है, मतलब इंडिया से, नॉन ऑफिशियल का मतलब है इंडियन। ओके, बाकी कोई भी हो, लेकिन जो 3 जो नॉन ऑफिशियल, मतलब देखो ऑफिशियल रूल किसका था, वो था ब्रिटिश का। ठीक है, तो वो थे आपके ऑफिशियल मेंबर्स, लेकिन नॉन ऑफिशियल का मतलब इंडियन। ठीक है, इंडिया से 3 मेंबर्स थे, एक थे महाराजा ऑफ पटियाला और एक थे आपके राजा ऑफ बनारस एंड एक थे सिर दिनकर राव। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो बाय दिस एक्ट 3 न्यू हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे इन 1862। अब इस एक्ट के बाद 3 नए हाई कोर्टों की भी स्थापना की गई। ठीक है, जो उच्च जो न्यायालय होते हैं उनकी स्थापना की गई। एक किया गया था कोलकाता के अंदर, एक मद्रास और एक था आपका बॉम्बे। ठीक है, इन तीनों की स्थापना की गई और ये की गई थी 1862 में। तो कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ एस्टेब्लिश्ड इन, तो वो था 1862। और अगर आए कि कहाँ पे, तो वो कहाँ पे हो सकता है, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। ओके, क्लियर है। तो इसके बाद बाय दिस एक्ट इन 1866, अब इस एक्ट से जो 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड। ये क्वेश्चन तो कई बार आपको देखने को मिला भी होगा, अगर आपने कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दिया है तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कि जो इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वो हुई थी 1866 में, 1866 में। ठीक है, बाय दिस एक्ट द ऑडियंस, मतलब जो अध्यादेश थे वो इंट्रोड्यूस होने लगे। इस एक्ट के बाद जो आपके अध्यादेश थे उनको इंट्रोडक्शन हुआ, वो आने लगे। अब इसके बाद जो पोर्टफोलियो है वो भी इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब पोर्टफोलियो का जो मतलब होता है डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग डिविजन्स बनाई गई। ठीक है, जैसे कि आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट है वो अलग से, जो आपका टैक्सेशन डिपार्टमेंट है वो अलग से, इन मतलब जो डिपार्टमेंट्स थे उनको अलग अलग भागों में बांटा गया। ठीक है, तो जो पोर्टफोलियो है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया। 3 न्यू लेजिस्लेटिव एस्टेब्लिश्ड इन द प्रोविंसेस, दैट इज़ बंगाल, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। ठीक है, 3 नई जो प्रोविंसेस थी उनकी स्थापना की गई, एक बंगाल, एक पंजाब और एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे इंडियन काउंसिल एक्ट की। ठीक है, अब देखो मैं बात करता हूँ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस की, तो भगत सिंह ने इसमें बॉम्ब गिराया था और अब वो पीओके मतलब पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, पीओके ने सिर्फ पाक मतलब वो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, ये जो आपका नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर जो प्रोविंसेस थी, इसी के अंदर जो बॉम्ब गिराया गया था भगत सिंह के द्वारा, वो इसी के अंदर गिराया गया था। और अब ये जो आपका नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर जो प्रोविंसेस है वो कहाँ पे है, वो अब आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब एक नया एक्ट आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंदर। इसमें क्या था, जो आपके 6 मेंबर थे, मिनिमम जो 6 मेंबर थे उनको बढ़ा के कर दिया गया 10, और जो मैक्सिमम जो संख्या 10 की थी वो मेंबर्स की कर दी गई 16। ठीक है, तो जो आपका एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंदर जो आया, उसमें क्या था, मिनिमम 10 मेंबर्स हो गए और मैक्सिमम 16 मेंबर हो गए। और इस एक्ट के दौरान डिस्कशन ऑन बजट, जो बजट के ऊपर जो डिस्कशन थी वो भी शुरू होने लगी। ठीक है, तो इस एक्ट के बारे में इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1909 में जो एक्ट आया, जो अधिनियम आया, वो क्या था, उसको हम कह सकते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से मतलब है, इस एक्ट से जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल के जो मिनिमम मेंबर थे उनकी संख्या 10 कर दी गई 6 से, और जो मैक्सिमम जो 10 थे उनकी संख्या कर दी गई 16। ठीक है, अब जो सेकंड लाइन पढ़नी है वो सिर्फ आपको इतना पढ़ना कि जो बजट के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब 1909 में एक एक्ट और आता है जिसको मॉर्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है। मॉर्ले कौन थे, वो थे आपके सेक्रेटरी टू स्टेट और वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वो थे आपके मिंटो। ठीक है, अब मिंटो ने क्या किया, मिंटो ने यहाँ पे स्टार्ट क्या कम्युनिकल इलेक्टोरेट सिस्टम और फादर ऑफ कम्युनिकल इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी इसकी स्ट्रेंथ 16 से 60 पे पहुंच गई। अब इसके बाद एक एक्ट और आता है, वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मॉन्टेग्यू और चैम्सफोर्ड के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, ये था आपका जो मॉन्टेग्यू थे वो थे सेक्रेटरी टू स्टेट, और जो आपके चैम्सफोर्ड थे वो थे आपके वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब इसके बाद इस एक्ट के बाद क्या हुआ, जो इंडियन जो काउंसिल जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक था आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, एक था आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी वो अब आपके सामने राज्यसभा के नाम से है, और जो आपका लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो इस समय आपके सामने लोकसभा के नाम से है। इसकी 70 मेंबर्स थे, इसके 145 मेंबर्स थे उस टाइम पे। ठीक है,
अब इसके बाद जो बाइकैमरलिज्म था वो इंट्रोड्यूस हुआ और जो बजट था उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक था आपका प्रोविंशियल बजट प्रांतीय स्तर पे और एक था आपका सेंट्रल बजट जिसको 2017 में इंडिया बजट के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। डायरेक्ट जो इलेक्शन है वो होने लगा, लेकिन जो इलेक्शन था वो सिर्फ लिमिटेड प्रोविंसेस के पास था और जो इलेक्शन लड़ने का जो हक था, अधिकार था, वो एक तो ग्रेजुएट लेवल वाले लोग, एक जो टैक्स पेई थे, एक थे जो लैंड लॉर्ड्स थे। ठीक है, ये 3 तरह के लोग ही यहाँ पे इलेक्शन लड़ सकते थे। बाय दिस एक्ट ऑन 1 जून 1976 सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपका CPSC है, मतलब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो लागू हुआ और जो जिसको जाना जाता है UPSC, मतलब एट प्रेजेंट ये आपका है UPSC के नाम से। ठीक है, दिस एक्ट इफेक्टिव फ्रॉम 1921 और ये जो एक्ट है वो इफेक्टिव मतलब प्रभावी हुआ कब 1921 से। ठीक है, अब देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर हम बात करें बर्मा सेपरेशन एक्ट 1935। ठीक है, 1935 में ये एक्ट आया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर आया। इसको हम जान सकते हैं बर्मा सेपरेशन एक्ट के नाम से भी, क्योंकि यहाँ पे जो बर्मा जो भारत से अलग हुआ था वो इसी एक्ट के बाद हुआ था। तो दिस एक्ट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का जो संविधान है उसकी एक अच्छे तरीके से अगर हम बात करें न्यू, ये इसी एक्ट के बाद रखी गई। बाय दिस एक्ट बर्मा सेपरेशन टुक प्लेस, जो बर्मा का जो सेपरेशन था वो हुआ, भारत से बर्मा अलग हो गया। बाय दिस एक्ट इन 1937 फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड एंड 28 जनवरी 1950 दिस कोर्ट नेम्ड एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और उसको 28 जनवरी 1950 में नाम दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 1935 RBI एस्टेब्लिश्ड, जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, 1935 के अंदर जो 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इस एक्ट से जो प्रोविंशियल लेवल के मतलब जो स्टेट लेवल की जो पब्लिक सर्विस कमीशन थे उनकी स्थापना की गई और जो गवर्नर की जो ऑफिस थी उनकी स्थापना इस एक्ट के दौरान की गई। ठीक है, इस एक्ट के बाद की गई। एंड जो इमरजेंसी जो प्रोविजन था, मतलब जो इमरजेंसी लगाने के जो प्रोविजंस थे, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस इस एक्ट के दौरान हुए। ओके, इसके बाद आता है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये कहता है दिस एक्ट इंट्रोड्यूस ऑन 4 जुलाई 1947। ये एक्ट जो बना था वो बना था 4 जुलाई 1947 को, लेकिन जो रॉयल एसेंट थे, जो शाही हस्ताक्षर थे, वो हुए थे इस पर 18 जुलाई 1947 को। ऑन जुलाई 22 जो ट्राइकलर ऑफ फ्लैग अडॉप्टेड और 22 जुलाई को जो तिरंगा है, भारत का तिरंगा है, उसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो ये था आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में। सब एक्ट्स को मैंने यहाँ पे पढ़ा, आपको समझाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ भी आया होगा। जो कुछ पॉइंट्स आपके बच गए हैं, इस PDF की मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन, मतलब जिसको कहते हैं फेयर कॉपी, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा। अगर कोई पॉइंट आपका मिस हुआ है तो आप उसको वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, और जो PDF है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं बन पाया, तो मैं इसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस टू ऑल ऑफ़ यू। और जो क्लास थी वो आज की ख़त्म होती है आपकी यहीं पे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अब वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर बोलूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो ये आज की क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन। शेयर वेल विश, गुड लक, सक्सेस पॉइंट।